नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आप लोगों को कोचिंग जंक्शन प्लेटफॉर्म से प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, ढेर सारा अभिवादन करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई का भी कार्यक्रम आप अपना आगे बढ़ा रहे होंगे। कंपटीशन बहुत सख्त है, बहुत सारे लोग जो है इस लाइन में जुड़े हुए हैं, तो तैयारी के लिए रेगुलरिटी जो आपको होनी चाहिए उसको आप बनाए रखिए। पेन और कॉपी का भी प्रयोग करते रहिए। पढ़ाई का तात्पर्य सिर्फ सुनना नहीं होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिख करके आप प्रैक्टिस करें। और इन तमाम चीज़ों के साथ जो है रेगुलरिटी बनाए रखिए। रोज़ कम से कम अपना एक शेड्यूल बनाए रखिए कि हमें इतने घंटे सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे जीएस पढ़ना है। इस तरीके से उसका पूरा एक पैटर्न आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। तो चल इस समय हम लोग पढ़ रहे थे संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के अंतर्गत कल आपने देखा कि आपको 31वां संविधान संशोधन तक पढ़ाया जा चुका था, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक पढ़ाया जा चुका था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 32वां संविधान संशोधन देख रहे हैं। 32वें के अंतर्गत आप देखिए कि यहाँ पर क्या क्या संशोधन हो रहे हैं, किस आर्टिकल पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो कह रहा है आर्टिकल 371D, 371E, तो शेड्यूल 7 यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1 जुलाई 1974 को यह संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है। इसमें क्या कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल राइट्स इन तेलंगाना एंड आंध्रा रीजन्स ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर बात हो रही जो क्षेत्रीय अधिकार होते हैं, स्थानीय अधिकार होते हैं, जो भाषाएं होते हैं, जो उनके राइट्स होते हैं, उनके विषय में, तो उसको लेकर के संशोधन किया गया। आपके लिए यह बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यू जस्ट गो थ्रू इट। इसको बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत आपको नहीं है। आगे देखा जाए यहाँ पर 23 पेज नंबर पर यहाँ पर क्या दे रहा है, 33rd अमेंडमेंट, 33rd, तो 33वां संविधान संशोधन। इसमें आर्टिकल 101 और 190 प्रभावित हो रहा है। 19 मई 1974 को हुआ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रेस्क्राइब्स प्रोसीजर फॉर रेजिग्नेटेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड द प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन बाय हाउस स्पीकर। तो यह जो अमेंडमेंट हुआ 101 और 190 स्टेट के एमएलए से जुड़ा हुआ है, राज्यों में विधायकों से जुड़ा हुआ है 190 जो है, और 101 जो है वह है जो आपके यूनियन लेजिस्लेचर के लोग होते हैं, पार्लियामेंट के, उनसे जुड़ा हुआ है कि वह अपना त्यागपत्र कैसे दें। उसका वेरिफिकेशन जो हाउस का स्पीकर होगा, जो सदन का अध्यक्ष होता है, उसके माध्यम से कैसे किया जाता है, क्या क्या नियम हैं, यह चीज़ें यहाँ पर आपको 33वें संविधान संशोधन के अधीन बताई गई हैं। इसको इम्पोर्टेंट कैसे माना जाए, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि कोई भी सांसद या विधायक जब त्यागपत्र देगा तो अपने सदन के अध्यक्ष को देगा, अपने सदन के अध्यक्ष को देता है। लोकसभा का है तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, राज्यसभा का है तो राज्यसभा के अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को देगा। सेम चीज़ें आप राज्यों में देख लीजिए, अगर विधानसभा का सदस्य है, एमएलए है, तो किसको देगा, अपने अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को। और अगर विधान परिषद का सदस्य है तो वह विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसके अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। तो इसलिए यह चीज़ें जो कंसेप्ट के रूप में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। इसके बाद 34वां संविधान संशोधन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 9th शेड्यूल में संशोधन होता है 1974 में ही। तो प्लेस लैंड रिफॉर्म एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स टू दीज एक्ट्स अंडर शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट हैं, जो संशोधन है इससे संबंधित, उनको कहाँ रखा जाए। लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है पहले संविधान संशोधन में शेड्यूल 9 में रखा गया, और जो इससे संबंधित संशोधन या अमेंडमेंट होंगे जिन जिन राज्यों में
व्यवस्था लागू होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे 9 शेड्यूल को, तो प्रत्येक राज्य का अलग एक लैंड रिफॉर्म लॉ दिया गया है, उससे संबंधित संशोधन दिए गए हैं, अमेंडमेंट दिए गए हैं। तो यह तमाम चीज़ें जो है, यह तमाम चीज़ें आपको शेड्यूल 9 के अंतर्गत मिलेंगी। तो यह चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है ना। विभिन्न राज्यों का अलग अलग पूरा एक सीक्वेंस आप देखेंगे कि जो भी लैंड रिफॉर्म एक्ट यहाँ पर है, जो लैंड लॉ रिलेटेड सारे डिस्प्यूट्स हैं, वो यहाँ पर शेड्यूल 9 के अंतर्गत रखे जाते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि ऑल द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अनुसूची 9 है उसी के अंतर्गत सभी आरक्षित विषय जो है रखे जाते हैं। तो हम यह भी समझते हैं कि शेड्यूल 9 के अंतर्गत एक बार अगर कोई सब्जेक्ट चला जाता है अनुसूची 9 के अंतर्गत, तो लंबे समय तक पता चला कि उसी में पड़ा हुआ है और कई बार तो उसका ध्यान भी नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो यह एक बहुत ज़बरदस्त कमेंट इसके ऊपर किया जाता है कि शेड्यूल 9 एक तरीके से ऐसा दस्तावेज है जहां पर यह सरकार की मंशा के ऊपर निर्भर करता है कि उसको लागू करती है अथवा नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ लैंड रिफॉर्म नहीं है, जितने भी रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वह भी इसी के अंतर्गत शामिल हैं। लैंड रिफॉर्म तो एक पार्ट है उसका। और इसमें अगर शेड्यूल 9 के अंतर्गत देखेंगे तो प्रत्येक स्टेट का अपना एक लैंड लॉ है, प्रत्येक राज्य में जो लोकल लॉ से रिलेटेड है, स्थानीय कानून से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर उससे संबंधित नियम कानून शेड्यूल 9 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का अलग अलग दिया गया है। तो यह चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। 34th अमेंडमेंट जो है 7 सितंबर 1974 को होता है। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब उसमें इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। और यह जो दौर है इसमें देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि यह इंदिरा गांधी के लिए सबसे चैलेंजिंग पीरियड रहा। रीज़न क्या है कि यहीं पर अब उनके खिलाफ जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में एक आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। इंदिरा हटाओ, कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, इस तरीके के तमाम जो नारे लगाए जा रहे थे, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण का नाम आपने सुना होगा। बिहार का जो गांधी मैदान है पटना में, वहाँ से उन्होंने एक जोरदार आंदोलन शुरू किया 1974 में ही। और नारा क्या दिया? इंदिरा भगाओ, कांग्रेस मिटाओ, देश बचाओ, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार का जो एक आरोप था, बेरोजगारी का जो एक आरोप था, वह इंदिरा गांधी की सरकार के ऊपर यहाँ पर लगाया गया, ठीक है। तो यह तमाम चीज़ें जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, यह भी आपको ध्यान देना है। आगे थोड़ा सा देखा जाए, पेज नंबर 24 में देखिए आपको दिया गया 35th अमेंडमेंट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसके द्वारा आर्टिकल 80 और 81, 80 और 81 पर प्रभाव पड़ता है, प्लस आर्टिकल 2A जोड़ा गया। 2A का मतलब जानते हैं कि यह सिक्किम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिक्किम, सिक्किम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और आपको यह ध्यान रखना है कि सिक्किम को 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या बनाया गया? इसको 1974 में बनाया गया इंडियन यूनियन का एसोसिएट स्टेट। क्या बनाया गया? एसोसिएट स्टेट, एसोसिएट स्टेट का दर्जा यहां पर इसको दिया गया, ठीक है ना। और इसके बाद आप देखिए कि 2A में इसको लागू कब से किया गया? तो कह रहा है 1 मार्च 1975 को इसको एसोसिएट राज्य का दर्जा मिला। लेकिन जो 35th अमेंडमेंट है यह ऑलरेडी 1974 में हो चुका था, ठीक है ना। तो कह रहा है ना कि यहाँ पर इंसर्ट आर्टिकल 2A, और यह 2A किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए तो 2A इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सिक्किम, जो इंडियन यूनियन के अधीन नहीं था, लेकिन वहाँ की विधानसभा ने अपने 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजॉरिटी से यह प्रपोजल पास किया कि हम भारतीय संघ के अधीन शामिल होना चाहते हैं। तो आर्टिकल 2 कहता है कि यह भारतीय संघ के अधीन, भारतीय संघ से बाहर का कोई राज्य यदि उसकी विधानसभा विधि निर्माण के द्वारा यह प्रपोजल भेजती है कि वह राज्य भारतीय संघ के अधीन शामिल होना चाहता है, तो भारत की संसद को विधि बना करके, कानून बना करके उस
राज्य को अपने में शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन अब सिक्किम से रिलेटेड मामला था तो उसके लिए एक अलग से क्लॉज भाग जोड़ा गया, आर्टिकल 2 के अंतर्गत थी, जिसे 2A कहा गया। तो पूछा जाता है प्रश्न कि 2A इज एसोसिएटेड विद, या 35th अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद, या 36th अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो अभी तो हमने आपको यहाँ 35वां बताया, लेकिन आगे आप देखिए कि जो 36वां अमेंडमेंट है यह भी सिक्किम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिक्किम से जुड़ा हुआ है 1975 में। और इसमें क्या हुआ कि सिक्किम को भारतीय संघ के अधीन एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम को भारतीय संघ के अधीन, सिक्किम को भारतीय संघ के अधीन, भारतीय संघ के अधीन पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, फुल फ्लेज्ड स्टेटस जो है इसको प्राप्त हुआ। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 35th अमेंडमेंट के द्वारा 2A जोड़ा गया और 36th अमेंडमेंट के द्वारा 2A को निकाल दिया गया। कारण क्या है कि 2A जोड़ा गया सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट बनाने के लिए, अधिराज्य बनाने के लिए। और जब सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया भारतीय संघ का, तो एसोसिएट स्टेट का जो स्टेटस है वह समाप्त हो गया, ऑटोमेटिक वह क्वेस कर गया। तो इसलिए इसको क्या किया गया, 2A को बाद में डिलीट कर दिया गया। ठीक है? तो यह चीज आपको याद रखनी है। तो आगे हम लोग उसको देख रहे हैं कि 36वां संविधान संशोधन यहाँ पर देखिए, यह किससे जुड़ा है? तो कहता है फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम एज ए स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन, फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा यहाँ पर मिला। तो हमने कहा कि 35वां और 36वां यह दोनों किससे जुड़ा हुआ है? सिक्किम से, सिक्किम, और यह भी सिक्किम से जुड़ा है। ठीक है? यहाँ पर सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया, एसोसिएट स्टेट। ठीक है? और यहाँ पर फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया। तो भारतीय संघ के अधीन एक राज्य, तो कंप्लीट स्टेट जिसे हम कह सकते हैं, वह इसे दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 35th और 36 दोनों बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद आगे देखा जाए, यहां पर क्या कह रहा है कि यह सब जो है सिक्किम से ही जुड़ा हुआ है। 37th अमेंडमेंट आप देख लीजिए, 3 मई 1975 को होता है। फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर क्या किया गया? 37th अमेंडमेंट के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया। क्या किया गया? विधानसभा का गठन किया गया, विधानसभा का गठन किया गया। किस संशोधन के द्वारा? 37वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 मई 1975 को, 3 मई 1975 को अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया। यह चीज यहाँ पर दी गई है। ठीक है? वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कहीं न कहीं विभिन्न राज्यों से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल को अलग किया गया असम से, उसके बाद वहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है? तो 37वां उससे जुड़ा हुआ है, 35वां 36वां दोनों सिक्किम से जुड़ा हुआ है, 37वां अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, दोनों पड़ोसी भी हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, 38वां संविधान संशोधन कहता है कि अमेंड आर्टिकल्स 123, 213, 239B, 352, 356, 359, 360। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? रीजन क्या है? क्या 1 अगस्त 1975 को लागू होता है। इनहेंस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स टू पास ऑर्डिनेंसेज। तो इसके माध्यम से 38वें
संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति में वृद्धि की गई, की शक्ति में वृद्धि की गई, वृद्धि की गई। यह चीज यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है। आर्टिकल 123 में आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट को पावर है अध्यादेश जारी करने का, ऑर्डिनेंस इशू करने का। 213 में गवर्नर को पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का। बाकी जो नीचे चीज़ें दी गई हैं 239B में यह है केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और दिल्ली से जुड़ा हुआ है, पांडिचेरी से जुड़ा है। आगे अगर हम बात करें कि आपातकाल संबंधित जो प्रोविज़न यहाँ पर दिए गए हैं 352, 356, 360, 359 यह सब जो है, तो वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के पावर में थोड़ा सा बढ़ोतरी की गई। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखा जाए 39th अमेंडमेंट, यह जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 39th में क्या है, कहता है कि आर्टिकल 71 एंड 329, तो 10 अगस्त 1975 को हुआ अमेंडमेंट डिजाइंड टू निगेट द जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इनवैलिडेटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इलेक्शन टू पार्लियामेंट। अमेंडमेंट प्लेस्ड restrictions in judicial scrutiny of post of PM. The amendment was introduced and passed in the Lok Sabha on 7th August 1975 and again introduced and passed in the Rajya Sabha on 8th August 1975. As many as 17 state assemblies summoned on Saturday 9th August ratified this amendment and President Fakhruddin Ali Ahmad gave his assent on Sunday 10th August and the civil servants issued gazette notification on Sunday. ठीक है ना, 10th अगस्त 1975 को। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दिस अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज scheduled hearing on 11th August 1975 of petition challenging the PM Indira Gandhi's election became infructuous. Later, however, Article 329A was struck down by the Supreme Court in case of State of Uttar Pradesh versus Raj Narayan. ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड 347 फॉर बीइंग इन वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो अमेंडमेंट आपका किया गया 39th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह किससे जुड़ा हुआ है, यह किससे जुड़ा है, इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण केस। तो आप जानते हैं इसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के विरुद्ध राज नारायण साहब एक सोशलिस्ट लीडर थे, समाजवादी नेता थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ा। ठीक है, इसमें राज नारायण ने आरोप लगाया, बाद में चुनाव इंदिरा गांधी जीती, उनके खिलाफ राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दाखिल किया। उस केस में यह आरोप लगाया इंदिरा गांधी के ऊपर कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए, इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए पूरे चुनाव को धांधली से जीता है। कैसे जीता है, बाई अनफेयर मीन्स धांधली से जीता है। ठीक है ना। तो यह जब मामला गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को जांच पड़ताल के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना, अवैध घोषित कर दिया। किंतु इंदिरा गांधी ने क्या संशोधन किया, इंदिरा गांधी ने संशोधन के माध्यम से यह कहा कि
न्यायपालिका को प्रधानमंत्री के पोस्ट पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसके वजह से संसद में संशोधन लाया गया। और प्लस देखिए, कह रहा कि 17 राज्य ऐसे थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के फेवर में राज्यों में भी विधेयक पारित करवाया। ठीक है, कारण कि कांग्रेस की सरकार बहुत सारे राज्यों में थी, इंदिरा गांधी के लिए यह चीज़ें आसान थी कर लेना। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में क्या दिया कि यह जो चीज़ है यह मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। इंदिरा गांधी ने जो काम किया वह मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने चूंकि इलेक्शन नज़दीक था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनका सांसद का कार्यकाल तो समाप्त हो जाएगा, ये सांसद नहीं रहेंगे, वह इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वह है, चूंकि चुनाव नज़दीक था इसलिए अभी वह उसको कंटिन्यू रख सकती हैं। ठीक है, तो यह बहुत चर्चित केस रहा है। किसका? इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, 39th अमेंडमेंट। तो आपसे पूछा जाता है कि 39th अमेंडमेंट 39वां संविधान संशोधन किस महत्वपूर्ण केस से, किस महत्वपूर्ण वाद से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आगे देखा जाए, यहां पर इसके अंतर्गत आगे थोड़ा हम देखते हैं 40वां संविधान संशोधन, 40वां। तो इसके अंतर्गत क्या कह रहा? अमेंड आर्टिकल 297 1976 की बात है। इनेबल पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड वेस्ट द मिनरल वेल्थ विद यूनियन ऑफ इंडिया, प्लेस लैंड रिफॉर्म एंड अदर एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स टू दीज एक्ट्स अंडर शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या किया गया 40वें संविधान संशोधन के द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो कह रहा है जो तमाम चीजें हैं, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, इकोनॉमिक जोन हो गया, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, ठीक है, और आदि आते हैं। यह किस लिस्ट में होना चाहिए? तो कह रहा है कि यूनियन संघ सूची में, संघ सूची में इसको शामिल किया गया। और साथ ही साथ कह रहा है प्लेस लैंड रिफॉर्म एंड अदर एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स टू दीज एक्ट अंडर शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भूमि सुधार से लेकर के और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं संपत्ति को लेकर के, उसको कहां पर शामिल किया गया? तो यह कह रहा है कि यूनियन लिस्ट में, संघ सूची में इसको शामिल करने की बात यहां पर चली, किया गया इसको। ठीक है ना, तो यह चीज भी यहां पर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण है। तो यहां सीधे कर रहा है कि इनेबल पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड वेस्ट द मिनरल वेल्थ विद यूनियन ऑफ इंडिया, प्लेस लैंड रिफॉर्म एंड अदर एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स टू दिस एक्ट अंडर शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है कि शेड्यूल 9 के जितने भी विषय हैं उस पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? तो कह रहा है कि भारत की संसद के पास होना चाहिए। भारत की संसद के पास विधि निर्माण की यह शक्ति होनी चाहिए। तो यह तमाम चीजें देखिए आप 40वें संविधान संशोधन में इसको दिया गया। ठीक है ना, खैर आपके लिए वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए 35वां, 36वां, 39वां और 35, 36, 37 और 39 यह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आज जो पढ़ाया गया 35 इंपॉर्टेंट है, 36 इंपॉर्टेंट है, 37 इंपॉर्टेंट है और 39 इंपॉर्टेंट है। 40 आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखा जाए 41वां संविधान संशोधन। यहाँ पर अमेंड आर्टिकल 316 में संशोधन किया गया 7 सितंबर 1976 को। कह रहा है कि रेज रिटायरमेंट एज ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। तो आप जानते हैं
राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, आयोग एवं यहां पर क्या कह रहा है कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो मेंबर हैं, जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवानिवृत्ति आयु, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो कहाँ कहाँ? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात यहाँ पर हो रही। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ पर होता है? कहता है कि जब एक या कुछ राज्य मिलकर के आपस में एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजें, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधि बनवा करके और वहाँ पर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करे। तो यह चीज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इनके रिटायरमेंट की आयु बढ़ा दी गई। हमको व्यक्तिगत रूप से लगता है मुझे कि यह उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, फिर भी पॉलिटी पढ़ने के लिए, जानने के लिए अगर हम बात करें तो उस हिसाब से यह इम्पोर्टेंट है भी। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखा जाए 42nd अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अमेंड आर्टिकल 31, 31C, 39, 55, 74, 77। ठीक है, इसके बाद 81, 82, 83, 100, 102 बहुत सारे आर्टिकल हैं। एक तरीके से यह एक ऐसा संशोधन था जिससे पूरे भारतीय संविधान की दशा और दिशा बदल गई। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान, लघु संविधान। ठीक है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, और यह है 1976 में, 1976 के अंतर्गत यह हुआ 2 नवंबर 1976 को। यह तारीख है 2 नवंबर 1976। ठीक है ना, को यह किया गया 1976 में। तो क्या कह रहा है? अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी प्रोवाइड्स फॉर कर्टेलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार को सीमित किया गया, मौलिक अधिकार आपका सीमित किया गया इसके द्वारा। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। ठीक है ना, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी भारतीय संविधान के अधीन जोड़ दिया गया यहाँ इसके माध्यम से। साथ ही साथ क्या कह रहा है कि प्रोवाइड्स फॉर कर्टेलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इम्पोजेस फंडामेंटल ड्यूटीज एंड चेंजेस to the basic structure of the constitution by making India a socialist secular republic। ठीक है ना, तो यह दो शब्द जो आपको दिख रहे हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द और आपको बता दूं, सोशलिस्ट सेकुलर तो यहां पर जुड़ा ही। ठीक है, साथ ही अखंडता शब्द है, यह भी यहां पर जुड़ा।
तो कह रहा है कि प्रस्तावना के अंतर्गत, प्रियम्बल के अधीन प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द, यह तीनों शब्द जो है जोड़े गए। तो एक तरीके से जो प्रस्तावना जो हमारे मूलभूत ढांचे का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वहां पर भी यह संशोधन लागू किया गया। ठीक है ना। तो संविधान की प्रस्तावना में एक तरीके से उसमें बढ़ोतरी की गई। ठीक है। तो उस ग्राउंड पर इसे जस्टिफाई किया गया। ठीक है। आगे कह रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों को कहां पर लाया गया, उसे समवर्ती सूची में लाया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ, इसे समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया। कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्वेश्ड द अमेंडमेंट टू आर्टिकल 31C एंड 368 as it was in contravention with the basic structure of the constitution। लेकिन फिर आगे कह रहा है कि मिनर्वा मिल्स का जो केस 1980 के अंतर्गत होता है, इस जजमेंट को क्वेश किया गया, इस संशोधन को क्वेश किया गया। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि आर्टिकल 368 के अधीन जो किया गया संशोधन था, वह है मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता या मूलभूत ढांचे को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी यह संविधान संशोधन देखिए लागू रहा और इसके अंतर्गत तमाम चीज़ें जो है वह है आपकी जोड़ी गई। ठीक है ना। तो बहुत सारे आर्टिकल हमने कहा कि पूरे संविधान को अगर उठा करके हम देखें तो इसके अंतर्गत आती हैं। तो जो 42वां संविधान संशोधन है यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और जितनी भी बेसिक चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वह सब आपको इसके अंतर्गत बताया जा चुका। तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको दी गई हैं। इसीलिए इसे दोस्तों क्या कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, लघु संविधान कहा गया। ठीक है ना। आपने देखा कि एक तरफ प्रस्तावना में संशोधन होता है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटेड शब्द जोड़े जाते हैं इसके अंतर्गत। तो उसी के साथ आप देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 क पार्ट 4A में शामिल है, उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसकी संख्या 10 थी उस समय, बाद में 11 हो गई। ठीक है ना। और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया। पहले राज्य सूची में हुआ करता था, इसको उठा करके कहाँ पर रख दिया गया, समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया। तो भले ही आपातकाल लागू था, लेकिन एक तरीके से हम देखें तो कहीं न कहीं सरकार जो है वह अपने जिद पर अड़े हुए थे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संशोधन, हम यह नहीं कह रहे कि वह खराब थे, लेकिन यह ज़रूर थे कि कहीं न कहीं जो मोटिव था, इंटेंशन था, वह लोकतंत्र के लिए एक चुनौती भी था। चुनौती किस रूप में था कि कई बार सरकारें इतनी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाती हैं कि वह यह ध्यान नहीं देती हैं कि हम किस कंडीशन में हैं। आपातकाल लगा था, कुल मिलाकर के एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार समाप्त हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो संशोधन का पावर है उसको वहाँ पर पूर्ण रूप से ओवर यूज किया गया। और तमाम ऐसी चीज़ें जो संविधान में शामिल की गई, आज वह कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें एक प्रश्न के दायरे के अधीन भी हैं। खैर, एज ए कंप्यूटर हम अगर आपको बताएं कि आपको क्या देखना है, तो यही देखना है कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या चीज़ें थीं जो बड़ी महत्वपूर्ण थीं। तो आज बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई गई हैं। इस क्लास को आप ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, और रेगुलर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव ए गुड डे, एंजॉय करिए, सेफ रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई लिखाई अपना आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।